हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं सितंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पार्ट 2 को लेकर। इससे पहले मैंने जून जुलाई अगस्त ये तीनों मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के वो सारे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस के जो सीरीज चल रही है उसका भी जून जुलाई अगस्त सितंबर कंप्लीट होकर अक्टूबर वहां पर भी चल रही है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है वहां से भी आप वीडियोस के लिंक्स पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो प्लीज आप सारे वीडियोस को देखें। जो भी और जो हमारे से नए फ्रेंड जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स हैं वो तो प्लीज जाके वो सारे वीडियोस देखें। और जो ऑलरेडी देख चुके हैं तो एज ए रिवीजन पॉइंट ऑफ से आप प्लीज उन सारे वीडियोस को एक बार और देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई पॉइंट छूट गया हो और आप मिस कर गए हो और बाद में फिर आपको लगेगा कि जस्ट किसी वजह से आपने मिस कर दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। और जैसा कि शुरू करने से पहले हम हमेशा एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो मैप क्वेश्चन होगा वो है आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर फिफ्थ एक्वा एक्वेरिया इंडिया द लार्जेस्ट एक्वाकल्चर एग्जीबिशन वाज हेल्ड। ठीक है, तो ये कहाँ पे ये हुआ था हाल ही में? तो ये हैदराबाद सिटी जो कि तेलंगाना का कैपिटल है वहां पे ये हुआ था। ठीक है, तो वहां पे ये न्यूज में इसलिए बन गया था क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये इसका 5वां एडिशन जो कि इनाग्रेट किया हैदराबाद में। और इसका जो थीम था वो था टू टेक ब्लू रेवोल्यूशन टू इंडियाज हिंटरलैंड। ठीक है, जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो हिंटरलैंड इंडिया के हर कोना तक मतलब ले जाया जा सके। और इसके साथ जो एमपीईडी है मतलब मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी इसमें काफी ज्यादा अपना एग्जीबिशन से रिलेटेड अपना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो तेलंगाना से रिलेटेड तो थोड़ा तेलंगाना के आसपास को भी देख ले कौन कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया तेलंगाना स्टेट, यहाँ पे है हैदराबाद एज ए कैपिटल। पहले तेलंगाना और हैदराबाद एक साथ जुड़ा हुआ था तो एक ही स्टेट था, और अभी अलग अलग स्टेट है। और तेलंगाना से जो जुड़ा हुआ है ये इस साइड हो गया आपको कर्नाटका, इधर हो गया महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा एरिया मतलब महाराष्ट्र है, उसके अलावा इधर छत्तीसगढ़ है। बट ध्यान दीजिएगा उड़ीसा यहाँ नहीं है। उड़ीसा बस थोड़ा सा के लिए यहाँ पे छूट जाता है, इसलिए मैंने उड़ीसा का मैप डिस्कस करते हुए कि ये चीज बताया था, क्योंकि अक्सर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उड़ीसा और तेलंगाना भी नेबरिंग स्टेट है क्या, नहीं तो वो एक दूसरे के बाउंड्री को टच नहीं करते। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को अच्छे से टिक कर लिया फटाफट, और फिर आगे वीडियो को प्ले करके देखें कि आपने जो जिस अप्रोच से आंसर को अप्रोच किया था वो क्या सही था, या क्या आपने किया था अप्रोच जिसकी वजह से आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ, और मैंने किस तरीके से अप्रोच किया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेरिटोरियल आर्मी। तो टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड कुछ 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें इनकरेक्ट पहचानना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जैसे हो गया कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वॉलंटियर्स अप्लाई फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एवरी ईयर सो एज टू बी रेडी टू टैकल एन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉलंटियर करता है मतलब शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड, तो यहाँ का ये कीवर्ड हो गया। दूसरा है स्टेटमेंट में टेरिटोरियल आर्मी इज नॉट नॉट इवन ओनली अलोन। ये सब तो कीवर्ड है ही, वो इंपॉर्टेंट यूपीएससी का मैंने ऑलरेडी आपको पहली बार ऑलरेडी आपको बहुत बार बता दिया है। So territorial army is not a part of regular army, and its present role is to assist civil administration in dealing with natural calamities and maintenance of essential services. ठीक है, क्या और उसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है जो ये टेरिटोरियल आर्मी है, ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है? तो चलिए देख लेते हैं, तीनों स्टेटमेंट का कीवर्ड भी हमने डिस्कस कर लिया और हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है, यानी ऑप्शन सी ही सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो दिया हुआ है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सही बात है, क्योंकि ट्रेनिंग एवरी ईयर ताकि शॉर्ट पीरियड ऑफ मतलब इस तरह का जो टैकल इमरजेंसी सिचुएशन को किया जा सके। इसके अलावा ये टेरिटोरियल आर्मी क्या है बोला गया नॉट है, ये ऐसा सही नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी पार्ट है रेगुलर आर्मी का ही, बट ये शॉर्ट पीरियड के लिए जो ट्रेनिंग देते इनको अपॉइंट किया जाता है। और ये एमएचए के अंदर में नहीं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के ही अंदर आता है, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड है तो पूरा का पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री इसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ पेयर्स दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ऑपरेशन थर्स्ट और ऑपरेशन सनराइज और ऑपरेशन संकल्प तीनों से रिलेटेड हमने अच्छे से डिस्कस किया था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये तीनों का कौन सा होगा आपको अच्छे से पता होगा। तो पहला थर्स्ट के लिए बोल रहा है कि ये क्या सेलिंग ऑफ अनऑथराइज्ड पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है ये ऑपरेशन, चलिए देख लेते हैं। ऑपरेशन सनराइज जो कि एश्योर करता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन वेसल्स ट्रेनिंग ट्रांसिटिंग थ्रू पर्शियन गल्फ।
जो हम लोग पर्शियन गल्फ से इंपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त क्या ये ऑपरेशन सनराइज ही गया था, जो इंडियन नेवी और उसके शिप्स को लेके, और हम ताकि हम लोग अपना इंपोर्ट जो भी है वेसल्स उसको सेफली लेके आ सके। उसके अलावा तीसरा ऑपरेशन संकल्प, तो ये क्या संकल्प है जो इंडिया और म्यांमार इंसर्जेंट ग्रुप को रोकने के लिए, जैसा आप मैंने इस संकल्प से रिलेटेड भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एक्चुअली तीनों ही को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से मतलब सही तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी, यानी स्टेटमेंट 1 सिर्फ सही है, स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है, क्योंकि ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। ऑपरेशन सनराइज का होगा ये, और ऑपरेशन संकल्प का होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रूफ टॉप सोलर। तो ये रूफ टॉप सोलर से रिलेटेड हमने सरल इनिशिएटिव बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, जहाँ पे कर्नाटका को की बहुत ही अच्छा सबसे ज्यादा जो अचीवमेंट लिया गया था वो कर्नाटका के द्वारा लेके गया था। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो दे दिया है कि 40 मेगावाट तक का इनका प्लान है, जो कि 2022 तक करे, तो ये 2022 हो गया कीवर्ड यहाँ का। दूसरा स्टेटमेंट में जो दे रहा है ये सरल इनिशिएटिव है, ये क्या एमएनआरई के द्वारा लिया जा रहा है, तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। चलिए देखते हैं आंसर क्या है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी दोनों के दोनों ही सही है। ये एमएनआरई इसमें इन्वॉल्व है और 2022 ही लिया गया है टारगेट, क्योंकि 2022 तक में ही हम लोग अपना 75th जो इंडिपेंडेंस डे है वो हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसलिए 2022 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस 2022 के लिए बहुत सारा इनिशिएटिव्स का जो टारगेट रखा गया है, एज अ डेडलाइन रखा गया है। तो चलिए देखते हैं 2022 में हम लोग और क्या क्या चीज नए नए चीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रिपोर्ट टाइटल स्किन एंड बोन्स अनरिजर्व्ड एंड एनालिसिस ऑफ टाइगर सीरीज फ्रॉम 2000 से 2018 तक, मतलब ये 19 साल का कुछ रिपोर्ट लाया गया है, तो किसके द्वारा लाया गया है टाइगर्स के लिए, तो ट्रैफिक, CITES, NTCA या ग्लोबल टाइगर फॉर्म, चारों को चारों ही एकदम कंफ्यूजिंग है कि चारों ही टाइगर से रिलेटेड है, तो कौन सा होगा। तो आपको एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, वरना आप कंफ्यूज करके अगर गलत किए तो आपको 2.67 चला जाएगा, 2 मार्क्स सिर्फ नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2.67 मार्क्स चला जाएगा अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए सोच समझ के किया कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। इसलिए ट्रैफिक है जो कि TRAFFIC, जो कि जिसका जो मेन है हेडक्वार्टर वो कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है। वो उनका काम है किस तरह से टाइगर का रिलेटेड वो किस तरह का मतलब पिछला 19 साल में वो पूरा रिसर्च किए थे, उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखा है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो दिया जा रहा है, इंडिया जो है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन रखने वाला देश भी है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट। टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट फिर से टाइगर से रिलेटेड है, तो टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट जो 2018 में आया था उससे रिलेटेड तीन आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें इनकरेक्ट बताना है। ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड कीवर्ड हो गया है इस क्वेश्चन के लिए, ये टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकरेक्ट वर्ड है, वरना आपको अगर इसके बारे में पता ही है और आप इनकरेक्ट की जगह करेक्ट देख के आप ऑप्शन टिक कर लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स फाउंड होता है कहाँ पे, कर्नाटका में। चलिए देख लेते हैं। ऑल स्टेट विटनेस करता है इंक्रीज, विटनेस किया है पिछले 5 साल में टाइगर के पॉपुलेशन के इंक्रीज को। चलिए देख लेते हैं। वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन जो कि इंडिया का है वो पाया गया है कि 2006 से इंक्रीज हुआ है, तो ये यहाँ का कीवर्ड हो गया। तो सारे कीवर्ड्स देख लिए तीनों स्टेटमेंट्स का, चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी ये दोनों जो है स्टेटमेंट 1 और 2 ये गलत है, स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है। यहाँ 2006 से पूरे वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन है ना, मतलब पूरा इंडिया का जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होते हुए पाया गया है, बट पूरे स्टेट्स में टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम वो स्टेट्स हैं जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, पर पूरा ऑल इंडिया लेवल पर अगर देख रहे हैं तो इंक्रीज हुआ है, जिसमें कर्नाटका जो सबसे हाईएस्ट नहीं है, मध्य प्रदेश सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मतलब टाइगर्स का काउंटिंग वहां पे पाया गया है, जो कि 526 है। कर्नाटका में जस्ट 2 कम है, 524। ठीक है, उसके अलावा जो मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व है ना, वहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर फाउंड हुआ है, और इसी के साथ मध्य प्रदेश भी सबसे ज्यादा बन चुके हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, GEO रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है। ठीक है, तो पहला रिपोर्ट में पहला स्टेटमेंट में तो दे रहा है, इट इज रेफर टू एज UN एनवायरमेंट फ्लैगशिप एनवायरमेंट असेसमेंट, जो कि रिलीज क्या एनुअली किया जाता है, तो ये एनुअली और ये यूनाइटेड नेशन ये दोनों यहाँ का कीवर्ड हो गया। ठीक है,
उसके अलावा ये प्रोवाइड करता है कि एनालिसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल ट्रेंड्स। तो ये तो दूसरा स्टेटमेंट है, ये क्या कर रहा है, एक तरह से आपको एनवायरमेंट जो आउटलुक है इसके बारे में तो एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये तो हमेशा क्या होता है, सही होता है। ऐसे स्टेटमेंट जो भी होता है ना, जो किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो ज्यादातर हम सही मानते हैं। 95% क्वेश्चन पे आपको सही लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, अब ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्या सही है या गलत, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट टू तो सही है। जैसा मैंने बोला, स्टेटमेंट वन गलत है, क्योंकि ये तो सही है कि यूनाइटेड नेशन ही इन्वॉल्व है इसमें, बट ये एनुअली नहीं होता है। क्यों नहीं एनुअली होता है? क्योंकि जो हाल ही में हुआ ना, इसका जो पहला गया था वो था 1997 में, पहला इसका पब्लिकेशन हुआ था। और हाल ही में जो हुआ है वो सिक्स हुआ है। तो इतना 1997 से 2019 तक में छठा हुआ है, तो इमेजिन करिए, तो एनुअली हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया एनुअली की वजह से। आप ध्यान दे रहे हैं, इस तरह का ये सब कीवर्ड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको ये सब पकड़ना है, तब जाके आप इजीली क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे कि क्या है ये स्टेटमेंट, गलत है या सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर से तीन स्टेटमेंट को कंसिडर करने बोला जा रहा है और हमें करेक्ट पूछा है। तो बोल रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। तो ये लार्जेस्ट जो है, ये यहाँ का कीवर्ड हो गया। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट है, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट प्रोड्यूसेस ऑल 5 वेराइटीज ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। तो इंडिया ही एकमात्र क्या देश है जिसके पास पांचों वैरायटी ऑफ ये जो सिल्क का है, वो जो कमर्शियल स्केल में वो डील करते हैं। चलिए देख लेते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड हैज इनिशिएटेड सिल्क समग्र प्रोग्राम, तो जो कि एम्पावर कर सके ये पुअर बैकवर्ड ट्राइबल फैमिलीज है ना, जो भी इसमें सेरिकल्चर में इन्वॉल्व है, उनको एम्पावर कर सके। तो ये क्या सेंट्रल सिल्क बोर्ड के द्वारा ये सिल्क समग्र इनिशिएटिव लिया गया है। तो इससे रिलेटेड भी हमने डिस्कस किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिल्क समग्र बोर्ड है या कोई और है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट का कीवर्ड भी देख लिया हमने। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट टू और थ्री सही है। सिल्क, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, और इंडिया ओनली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिनके पास पांचों वैरायटी ऑफ सिल्क अवेलेबल है, जिसको वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे कमर्शियली सेल, मतलब अपने बिजनेस करते हैं। बट इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। हम लोग क्या है, ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बट हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और जो मूगा सिल्क है ना, एक वैरायटी, और ये पांचों वैरायटी में से एक जो मूगा सिल्क वैरायटी है, उसमें हम लोग का मोनोपोली है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मूगा सिल्क का जो वैरायटी हम लोग देते हैं वो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसके मामले में अपना, हम लोग मोनोपोली करते हैं, हम लोग इसका एक राज करते हैं, मतलब जिस तरह का हम लोग रेट चाहेंगे हम लोग ये पूरे वर्ल्ड में डील कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें फिर से करेक्ट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इन इंडिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट फॉलोड बाय गुजरात। तो क्या राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, राजस्थान एंड गुजरात टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन 80%। तो क्या मोर देन 80% यहाँ का कीवर्ड हो गया, ऑफ द सॉल्ट प्रोडक्शन इन द कंट्री, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, इंडिया हैज मेड फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट विथ आयोडीन मैंडेटरी फॉर द डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। तो क्या इंडिया मैंडेटरी कर दिया है कि आयोडीन को आपको फोर्टिफाई करना होगा नॉर्मल सॉल्ट के साथ, तभी आप ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेल कर सकते हैं, क्या मैंडेटरी है? तो ये सब चीज आपको, इसलिए मैंडेटरी यहाँ का कीवर्ड बन गया है, ठीक है। तीन स्टेटमेंट अब चलिए कीवर्ड डिस्कस कर लिए, कौन सा सही होगा हमें करेक्ट बताना है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी हाँ, इंडिया ने मैंडेटरी किया है। इसके अलावा 80% इसलिए हो गया क्योंकि गुजरात है सबसे फर्स्ट में, ना कि राजस्थान, जो कि 71% ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। गुजरात को उसे आप अंदाजा याद कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट मार्च कहाँ पे हुआ था, डांडी मार्च, तो ये गुजरात से रिलेटेड है। तो आप गुजरात को सबसे हाईएस्ट रखिए, वहां पर ही सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोड्यूसन होता है, जो कि 71% है। उसके बाद राजस्थान, जो कि उनका नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पे 17%। उसके बाद तमिलनाडु, जो कि 11%। तमिलनाडु का एक एक्सेप्शनल थिंग है, देखिए प्रोड्यूसिंग के मामले में 11th, मतलब थर्ड नंबर पे आता है पूरे इंडिया में। बट आयोडाइज सॉल्ट वो लोग यूज नहीं करते उसमें, उनके वहाँ के 60% लोग आयोडाइज सॉल्ट यूज नहीं करते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसलिए नंबर 1 में आते हैं नॉन आयोडाइज सॉल्ट यूज करने के मामले में पूरे इंडिया में। इसके अलावा ये जो फोर्टिफिकेशन है ना आयोडीन का, ये 1992 में इसका मैंडेटरी वाला कंसेप्ट लेके आया गया था। उसके बाद 2000 में आते ही 8 साल बाद इसको रिलैक्स कर दिया गया था। बट 2005 में वापस से रिवाइव किया गया, बोला कि री इम्पोज किया जाए कि मैंडेटरी हो। और हाल ही 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी
फटकार लगा है पूरे देश में कि आप लोग इसे मैंडेटरी करें, क्योंकि आयोडीन से रिलेटेड जो भी डिजीजेस हैं उसे हमें अच्छे से फाइट कर सके ताकि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, इससे रिलेटेड हमने बहुत बार डिस्कस किया, बहुत सारे टॉपिक्स में डिस्कस किया है, तो उम्मीद कर सकते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आप अच्छे से दे सकेंगे। तो इससे रिलेटेड जो बोला जा रहा है कि ये जो CDV है ये कॉज करता है डेथ ऑफ 5 एसिटिक लायन इन गिर फॉरेस्ट, जो कि गुजरात में है, आपको अच्छे से पता होगा। तो ये 5 एसिटिक लायंस का डेथ का रीजन बना है ये CDV। तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया है और हमें करेक्ट बताना है। ठीक है सॉरी। तो पहले स्टेटमेंट है CDV कॉजेज ए हाईली कंटेंजियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इन डॉग्स। तो ये क्या डॉग्स में इस तरह का लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होता है? चलिए देख लेते हैं। CDV ओनली बी स्प्रेड, तो ये ओनली हो गया यहाँ का कीवर्ड, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा ही सिर्फ स्प्रेड होगा। चलिए देख लेते हैं। और इसका जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये तीनों क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी हाँ ये वायरस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है डॉग्स के लिए, और ये वायरस ये रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और CNS में इफेक्ट करता है। बट ये सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ही नहीं होता है, ये क्या क्या चीज से हो सकता है? ये स्प्रेड हो सकता है आपको एरोसोल के ड्रॉपलेट से हो सकता है, जो भी लावा होता है ना मुंह के थूक से या कुछ गिर गया हो और आप टच कर दिए। उसके अलावा आप इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड जो है ना, बॉडी का कोई भी फ्लूइड निकला खून वगैरह, उससे भी अगर टच हुआ तो भी आप ये इन्फेक्ट वायरस फैल जाएगा। उसके अलावा नेसल और ऑकुलर सेक्रेशन से भी होता है, फेसेस से भी होता है, जो मैंने पॉटी वगैरह जो भी जानवर करके चले जाए और उसके ऊपर पाँव रख दें तो वो भी फैला जा सकता है। यूरिन भी अगर वो लोग जहाँ कर रहे हैं तो कोई और अगर उस जगह में आ रहा है तो वो इन्फेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट आपको 1 और 3 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, क्योंकि ओनली नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू E2020 इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये E2020 इनिशिएटिव से रिलेटेड हमने काफी बार डिस्कस किया है, तो इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया है और हमें करेक्ट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि E2020 इज इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय WHO। तो क्या WHO के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि 2016 में ही अपना प्लान किए थे कि 2016 से 30 तक वो लोग एक इनिशिएटिव लेंगे मलेरिया फ्री करने का पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और 2020 तक एटलीस्ट 10 कंट्री को तो वो लोग फ्री कर ही देंगे। ठीक है, तो ऐसा ये दोनों के स्टेटमेंट के द्वारा बोला जा रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही है। WHO के द्वारा ही ये E2020 इनिशिएटिव लाया गया ताकि 2030 तक मलेरिया फ्री कर सके हम लोग ग्लोबली, और 2020 तक एटलीस्ट 10 कंट्री को तो हम लोग करें ही, जिसमें से चाइना, ईरान, मलेशिया और ताइमर लेसे जो कि एशिया कंट्रीज है, और सेंट्रल अमेरिका के जो एक कंट्री है एल सेल्वाडोर, वहां पर भी उनको 2018 में ही एक भी केसेस देखा नहीं गया है मलेरिया का। तो इसीलिए WHO ने ये तरह कहा कि एटलीस्ट 5 देश तो अभी हम लोग कर लिए हैं और 5 देश हम लोग 2020 तक कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस साल हम लोग 2020 के एंड होते होते एटलीस्ट 10 साल मलेरिया फ्री, 10 कंट्री को मलेरिया फ्री कर ही दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है WHO रिप्लेस कैंपेन। मतलब WHO का जो रिप्लेस कैंपेन है वो किससे रिलेटेड है? तो ये चारों स्टेटमेंट काफी मिलते जुलते हैं, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ सकता है आपको, तो प्लीज इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम आपको PCS, स्टेट PCS या SSC या आपको ये रेलवे या किसी तरह के ये सब जो एग्जाम्स होते हैं ना, इसमें ये सब बहुत ही फेमस है, इस तरह का डायरेक्ट आंसर वाले, डायरेक्ट क्वेश्चन वाले। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड, ये आपको रिलेटेड है, रिप्लेस जो कैंपेन है ये है एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, मतलब ट्रांस फैटी एसिड कैसे आप ग्लोबली रिप्लेस कर सके, मतलब हटा सके फूड से, ये एक रिप्लेस कैंपेन, मतलब ट्रांस फैटी एसिड को आपको रिप्लेस करना। ये ट्रांस फैटी एसिड से रिलेटेड हमने एक इनिशिएटिव डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से, और वो 2-3 बार किया है। वो क्या है, रुको इनिशिएटिव, आपको याद होगा, आप जाके एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये रुको इनिशिएटिव हमने डिस्कस किया था। तो इसी से रिलेटेड ये एक है WHO के द्वारा कैंपेन लाया गया, रिप्लेस कैंपेन, जो कि ट्रांस फैटी एसिड फूड से डील करेगा, हटाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिनिट्स। तो ये एक सॉइल से ट्रांसमिट हुआ एक बीमारी है, जो कि जिसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो STS जो इन्फेक्शन है वो क्या करेगा, लीड करेगा मेल न्यूट्रिशन का, इम्पेयर्ड मेंटल और फिजिकल, मतलब ये सारे डिजीज क्या ये लीड करेगा, ये STH इन्फेक्शन से ये सब सारे चीज होने की आशंका है क्या? चलिए देखते हैं।
STH इन्फेक्शन है वो कैन नॉट दिया है, कैन नॉट या कैन होगा ये हमको नहीं पता ना, ये अगर आपको पता है एग्जैक्टली तब आपको इस सेकंड स्टेटमेंट को इजीली राइट या रॉन्ग कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ का कीवर्ड ये कैन नॉट हो गया। तो ये STH इन्फेक्शन है, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वेयरिंग स्लीपर्स एंड शूज, ठीक है। उसके अलावा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है नेशनल डीवॉर्मिंग डे इज ऑब्जर्व टू डीवॉर्म ऑल प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 1 to 19 ईयर्स थ्रू स्कूल एंड आंगनवाड़ी सेंटर। मतलब ये स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर में एक नेशनल डीवॉर्मिंग डे के तौर पे डीवॉर्मिंग एक ऑब्जर्व किया जाएगा, ताकि स्कूल चिल्ड्रन को हम अच्छे से अवेयर कर सके कि कैसे करके इस इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। तो ये क्या लाया गया है इस तरह का, ये जो डीवॉर्मिंग डे क्या ये STH से जुड़े हुआ है, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। तो हाँ, ये STH इन्फेक्शन से ये मेलन्यूट्रिशन, इम्पेयर्ड मेंटल, ये सब चीज प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा हाँ, डीवॉर्मिंग डे के तहत हम ये अब फैलाएंगे ताकि कैसे करके हम ये STH इन्फेक्शन से हम बच सके। तो हम ये बच्चों को ये अच्छे से सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ताकि हम जैसे सैनिटरी टॉयलेट के बाद आपको कैसे करके हाथ धोना है, उसके बाद हैंड वॉशिंग अच्छे से खाने से पहले आपको कैसे करना है, उसके बाद स्लीपर्स और शूज पहनेंगे तब आप पहनेंगे तो ये डिजीज से आप दूर रह सकते हैं। इसी वजह से स्टेटमेंट 2 गलत हो गया था, ठीक है। उसके अलावा ये जो डीवॉर्मिंग डे है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनके द्वारा ये पूरे स्कूल्स और जो भी आंगनबाड़ी सेंटर्स है वहां पे लाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नोटिफिएबल डिजीज। तो नोटिफिएबल डिजीज से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। तो नोटिफिएबल डिजीज वो है जो कि दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। मतलब एक लॉ के तहत गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नोटिफाइबल डिजीज को वो सामने लेके आए। तो क्या ये सही बात है, चलिए देख लेते हैं। तो इसलिए ये यहाँ का रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट और रिक्वायर्ड जो है ये आपको स्टेटमेंट हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है द ओनर्स ऑफ नोटिफाइंग एनी डिजीज एंड द इम्प्लीमेंटेशन लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है, तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का बात बोल दिया, पर सेंट्रल या स्टेट कुछ तो बोला नहीं, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंट्रल का, या दोनों का ही, ठीक है। तो तीसरा है कि एनी फेलियर टू रिपोर्ट इज नोटिफाइड डिजीज ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक नेसेसरी एक्शन। अगर कोई इस रिपोर्ट को निकालने में फेल हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट उसको ऊपर नेसेसरी एक्शन लेगा। तो ये क्या सही बात है, तो चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। सॉरी। तो इसके ऊपर 3 ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। हाँ, ये सही बात है कि ये लॉ के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसे नोटिफाइबल लेके आए, और अगर यदि ये नहीं लेके आते तो ये एक तरह से ऑफेंस हो जाएगा, जो कि उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि आप अगर यदि फेलियर होते हैं इससे रिलेटेड ये सामने लाने में, तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस में लिया जाएगा, न कि सिविल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस क्यों, क्योंकि आपको अगर किसी चीज की वजह से अगर आप बीमार पड़ते हैं जो कि आपको एक डेथ के रूप में भी आपको मतलब आप मर भी सकते हैं इसमें, तो अगर यदि कोई चीज मरने मारने से रिलेटेड हो रहा है तो उसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे लिया जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP। ये भी काफी बार हमने डिस्कस किया है, चलिए देखते हैं। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो GSP से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट है, ये जो GSP है इज एन एक्सक्लूसिव यूरोपियन यूनियन ट्रेड प्रोग्राम designed to promote economic growth in the developing world by providing preferential duty free entry for various products। देखिए ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है, बट इसमें कुछ कुछ कीवर्ड दे दिया गया है। क्या है कीवर्ड, डेवलपिंग वर्ल्ड और ये यूरोपियन यूनियन ट्रेड प्रोग्राम। तो क्या यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम है और ये क्या डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए है, चलिए देखते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कंसेप्ट ऑफ GSP इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ WTO मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। तो क्या वेरी डिफरेंट है ये, चलिए देखते हैं। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस डज नॉट कम अंडर दैट। तो ये डज नॉट फिर से मैंने बोल दिया ना, ये सब तो कीवर्ड होता है WTO का, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है, वो बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है। मतलब ये जो जनरलाइज सिस्टम ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा नहीं, ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा लाया गया है, ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, जो कि डेवलपिंग नेशंस के लिए ये ड्यूटी फ्री ताकि कर सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सके अपने, ठीक है।
बट स्टेटमेंट 2 है वो सही है, वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट ऑफ जीएसपी है ना, वो काफी ज्यादा डिफरेंट है मोस्ट फेवर्ड नेशन जो कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा लिया गया है, ठीक है। बट हाँ, ये जो एमएफएन और जीएसपी है दोनों ही डब्ल्यूटीओ के परव्यू में आता है। डब्ल्यूटीओ उस पर देख रेख करेगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनके मेंबर्स है, उनका वो ट्रेड से रिलेटेड वो जो भी आप कैंपेन ला रहे हैं या स्कीम्स ला रहे हैं या कोई भी आपको क्लॉज ला रहे हैं, वो ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी आप लाओगे तो और उनका आप डब्ल्यूटीओ का मेंबर्स है, तो वो सारा चीज डब्ल्यूटीओ के अंदर में पड़ेगा। और जीएसपी जैसा कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लाया जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स डब्ल्यूटीओ का मेंबर भी है, तो इसलिए ये उसके परव्यू में भी आएगा, मतलब उनके कानून के तहत भी ये आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड EBBF। तो इससे रिलेटेड भी 3 स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो EBBF जो है, ये बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आरबीआई के द्वारा, ताकि एग्जामाइन कर सके फ्रॉड जो कि 50 करोड़ से ऊपर हो, और मतलब उससे रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन भी कर सके, ठीक है। तो आरबीआई और 50 करोड़ यहाँ का कीवर्ड हो गया। अगला स्टेटमेंट है, इट वुड फंक्शन एज द फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ये फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑल लार्ज फ्रॉड केसेस बिफोर रेफरेंसेस आर मेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ठीक है। 50 करोड़ से ऊपर के लिए तो यहाँ ऊपर बोल ही दिया कि ये सही है गलत। उसके अलावा ये फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है क्या? चलिए देख लेते हैं, या क्या है, हमको ये आपको करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पे बताना है। उसके अलावा ये भी बोल रहा है कि इट वुड आल्सो गिव इनपुट्स एंड पॉलिसी फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रॉड टू द आरबीआई। मतलब जो भी रिलेटेड ये इनको डेटा मिलेगा फ्रॉड से रिलेटेड, वो फिर क्या करेगा, आरबीआई को सारा नोट देगा, ठीक है। तो 2 जगह आरबीआई है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, बट स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि आरबीआई नहीं है वहां पे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये क्या करे, एबीवीएफ बना रहे हैं, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में रखा गया है। और ये क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हैं, जो कि 50 करोड़ से ज्यादा का लोन जो भी ले रहे हैं और बैंक फ्रॉड होने का जहां ज्यादा चांसेस है, तो उससे रिलेटेड वो सारे चीज को एग्जामाइन करेंगे और आरबीआई को टाइमली वो रिपोर्ट भी करेंगे कि ये चल रहा है आपके मतलब आपसे फंक्शनिंग में, कि आप किस तरह का लोन कहाँ पे ज्यादा और कम में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यील्ड कर्व। यील्ड कर्व से रिलेटेड मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो चलिए उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें इनकरेक्ट बताना है, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट। तो यील्ड कर्व पहला स्टेटमेंट में जो बोल रहा है, तो यील्ड कर्व इज अ ग्राफ showing the relationship between interest rates earned on lending money for different durations। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, काफी सिंपल स्टेटमेंट, मतलब लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट है, यील्ड कर्व टर्न्स पॉजिटिव when near term treasuries yield more than their long term counterparts। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का ये हो गया पॉजिटिव कीवर्ड। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि यील्ड कर्व क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है जब ट्रेजरी यील्ड जो है ना मोर देन द लॉन्ग टर्म काउंटर पार्ट। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म जो भी आप ट्रेजरी है उससे अगर भी उसका उल्टा यानी शॉर्ट टर्म में आपको ये अगर लोन कर रहे हैं, मतलब यील्ड कर्व पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलिए देखते हैं आंसर। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 सही है। सॉरी, स्टेटमेंट 2 ही गलत है, बाकी स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यील्ड का जो टर्न होता है नेगेटिव व्हेन नियर टर्म ट्रेजरी यील्ड मोर देन देयर लॉन्ग टर्म काउंटर पार्ट्स। ठीक है, अगर आपको इसमें यील्ड कर्व का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ जैसा स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है, तो यील्ड कर्व नेगेटिव तब हो जाएगा जब, जैसे कि हमेशा अक्सर देखा गया है कि लॉन्ग टर्म के लिए जब कोई फिक्स करते हैं ना, तो उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर आप ऐसा कर दिया जाए इकोनॉमी में कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा देगा लॉन्ग टर्म के कंपेयर में, तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, यील्ड टर्म है जो कि नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAHS। तो इससे रिलेटेड भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, दे आर द लैंडस्केप ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी एंड कॉम्बाइंड एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी रिसेलेंट इकोसिस्टम एंड कल्चरल हेरिटेज। तो देखिए ये क्या कर रहा है, एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट क्या होते हैं, ज्यादातर राइट ही होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, कुटनज रीजन इज डिजाइंड एज GIHS। तो कुटनज रीजन क्या डिफाइन किया है, डिजाइन किया गया इसी तरह से, चलिए देख लेते हैं। फिर बोल रहा है GIHS इज इनिशिएटिव ऑफ UNEP। तो यहाँ का कीवर्ड हो गया ये,
तो ये दोनों स्टेटमेंट का तो कीवर्ड हो गया, और तीसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा स्टेटमेंट ज्यादातर सही होता है, तो हम इसमें कीवर्ड खोजने में ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 तो जैसा बोला मैंने वो सही है। तो कुत्तनाड रीजन, ये सही बात है, उनको जीआईएचएस के तौर पर डिजाइन किया गया, बट जीआईएचएस जो इनिशिएटिव यूएनईपी का नहीं है। ठीक है, ये जीआईएचएस किसका इनिशिएटिव है? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, क्योंकि ये देखिए एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम से रिलेटेड जुड़ा हुआ है ना, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से इनके द्वारा ही इनिशिएटिव लाया गया है। इसके अलावा ये जो साइट्स है ना जीआईएचएस का, वो कौन कौन है? तो कुत्तनड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम, कोरापुत ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और सैफरन हेरिटेज ऑफ कश्मीर। तो काफी ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, जो कि CITES इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो CITES से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूएनईपी क्या इसमें इन्वॉल्व है CITES को बनाने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में? चलिए देख लेते हैं। उसके बाद CITES इज लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट पार्टीज। तो क्या लीगली बाइंडिंग होता है इनका जो भी डिसीजन होगा, जो भी उनके मेंबर्स है? चलिए देख लेते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है, CITES was drafted as a result of the resolution adopted at a meeting of members of IUCN। तो क्या रिजल्ट है जब IUCN का मीटिंग हो रहा था उस वक्त क्या CITES को अडॉप्ट करने का मतलब ड्राफ्ट किया गया था उस वक्त? चलिए देख लेते हैं। 3 स्टेटमेंट का कीवर्ड भी हमने देख लिया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। IUCN का ही मीटिंग के वक्त में इसे ड्राफ्ट किया गया था। उसके अलावा जो है इसके डिसीजन को लीगली बाइंडिंग किया जाता है उनके मेंबर्स पे। और पहला स्टेटमेंट भी सही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत ही है, यानी UNEP, CITES और IUCN ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये जो UNEP है इसका जो सेक्रेटरी है वो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और जैसे मैंने बोला लीगली बाइंडिंग है उनके मेंबर्स में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक भारत विजय भारत प्रोग्राम। तो ये क्या से चीज से रिलेटेड है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजिंग टर्म्स होगा इससे रिलेटेड, आप ध्यान दीजिएगा। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट पूछा जा रहा है। तो ये एक भारत विजय भारत बोला जा रहा है कि इज अ मेजर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम टू कमेमोरेट 50th ईयर ऑफ विवेकानंद रॉक मेमोरियल। मतलब 50वां साल विवेकानंद जी का जो रॉक मेमोरियल है उसका पूर्ण होने के तौर पे इसे क्या लाया गया है इस प्रोग्राम को? तो चलिए देख लेते हैं ये विवेकानंद जी से रिलेटेड है कि नहीं है। उसके अलावा ये प्रोग्राम है, ये फोकस करेगा मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो ये इंस्पायर करेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल से रिलेटेड। तो देखिए अब हम यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए श्योर हो गए हैं, क्योंकि दो स्टेटमेंट ने दे दिया, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल सही चीज है। बट ये क्या 50th ईयर को कॉमेमोरेट कर रहा है? ये चीज यहाँ का कीवर्ड है पहला स्टेटमेंट का। दूसरा का है कि ये फोकस करेगा मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ इंस्पायरिंग। तो ये एक तरह से क्या है, एक विजय विजय भारत एक तरह से एक आपको डिफाइन कर रहा है एक आपके टॉपिक को जो भी क्वेश्चन में। तो ऐसे स्टेटमेंट हमेशा सही होते हैं, तो हम इसके ऊपर आप कीवर्ड ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम विवेकानंद मेमोरियल को कीवर्ड लेते, बट यहाँ ऑलरेडी हम यहाँ से क्लियर हो चुके हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। थर्ड स्टेटमेंट में भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, तो इसलिए आप एकदम क्लियर है कि ये तो कीवर्ड नहीं होगा रॉक मेमोरियल, बट यहाँ 50th ईयर हो सकता है। और सेकेंड स्टेटमेंट में तो एक्सप्लेन कर रहा, तो यहाँ हम देखेंगे ही नहीं। तीसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक आइकॉनिक लैंडमार्क है ये मेमोरियल, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन में पड़ता है। कहाँ कहाँ? इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, जो कि कन्याकुमारी में है। तो ये क्या सच बात है कन्याकुमारी में विवेकानंद जी का मेमोरियल? तो चलिए देखते हैं ये सही बात है या गलत। करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी सही है, यानी तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। 50वां साल हो गया है मेमोरियल का, और जो कि कहाँ पे है? इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरबियन तीनों का जो ये है ना यहाँ जो बनाया हुआ है ये एरिया में, ये तो हो गया ना अर्थ मैंने हमारा इंडिया, और यहाँ पे जो मेमोरियल है अन्य कन्याकुमारी के पास में, यहाँ पर ही एक छोटा सा आइलैंड टाइप का है आर्किपेलागो, वहां पर ही ये फॉर्म किया गया इस मेमोरियल को। और ये एक तरह से ट्राई जंक्शन है, क्योंकि इंडियन ओशन हो गया इस साइड, यहाँ पे हो गया आपको बे ऑफ बंगाल, और इस साइड हो गया अरेबियन सी। तो तीनों का ट्राई जंक्शन पे ये विवेकानंद जी का मेमोरियल बनाया गया है। तो हाँ ये सही बात है। ठीक है, मैं आपको और डायग्राम की तरह से दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये हो गया कन्याकुमारी, ठीक है, यहाँ पर ये मेमोरियल रखा गया। तो आप इस साइड क्या हो गया बे ऑफ बंगाल, इस साइड क्या हो गया आपको अरेबियन सी, और इस साइड क्या हो गया आपको इंडियन ओशन। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या रामेश्वरम भी है,
जो स्पेशली यहाँ पे पंबन ब्रिज है, और ये एक आपको राम सेतु जो बोला जाता है, जहाँ से ये अभी भी सैटेलाइट के द्वारा विजिबल है ये ब्रिज, ठीक है, जिसको एडम्स ब्रिज बोला जाता है। ये आप इसको जूम करके आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरह का विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जो कि अभी फिलहाल क्योंकि कोरोना चल रहा है बंद है, बट ये इसलिए गूगल ने ऐसा नोटिफिकेशन दिया है। बट ये आप देख सकते हैं, ये हो गया कन्याकुमारी एरिया, ये कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। और अगर हमारे फ्रेंड्स को अगर विजिट किए होंगे तो आप अच्छे से इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये जस्ट थोड़ा सा हट के है इस मेमोरियल में, यहाँ से फेरी या कुछ करके आपको जाना पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है मिशन रीच आउट, जिसे हम रिसेंटली में देखे हैं तो ये किस स्टेट से रिलेटेड है। तो चारों के चारों ही न्यूज़ में थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इतना सारा इंसर मतलब इतना सारा जो आर्टिकल 370 से लेकर सब कुछ, उसके अलावा आसाम से रिलेटेड भी काफ़ी ये एनसीआर और ये सबसे जो इशू चल रहा है, केरला में भी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में बना है। तो ये कौन सा मिशन रीच आउट है, चलिए किस स्टेट से रिलेटेड है जानते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ये लॉन्च किया गया था आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक तक पहुंच सके, ताकि बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, जो कि एसेंशियल सर्विसेज है, वो वहाँ के लोगों तक वो पहुंचा सके। जबकि आर्टिकल 370 पार होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे सेक्शन 144 लगा दिया गया। तो बहुत ही बुरा हालत हो गया था, जैसे अभी हाल चल रहा है पूरे इंडिया में कोरोना की वजह से, सेक्शन 144 है। तो कैसे करके वो हर नागरिक तक वो हर तरह का चीज फैसिलिटीज पहुंचा सके, इसलिए इंडियन आर्मी ने उस वक्त ये मिशन रीच आउट लाया था, ताकि वो हर नागरिक तक पहुंच सके और किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, और प्लीज़ आप लोग रिवीजन करते रहिए। और जो हमारे फ्रेंड्स उतने अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो निराश मत होइए, बट अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिए। ये अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, इतने बार मैं आपको रिविजन करा दूंगा मल्टीपल क्वेश्चन के हिसाब से, कि आपको ये पूरी तरह से यूपीएससी के लिए आप एकदम रेडी रहोगे जब भी एग्जाम डेट आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, स्टे सेफ, जय हिंद।